तो आज हमारे हाथ में आईएमडी का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन है और इसे देखकर लग रहा है कि अगले कुछ दिन खासकर उत्तर भारत में काफी एक्शन से भरपूर रहने वाले हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कल धूप निकलेगी या बारिश होगी, ये एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। सही कहा। ये कहानी है एक विशाल मौसमी सिस्टम की, जिसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और ये कहानी अभी अभी उत्तर भारत में दाखिल हुई है। अच्छा। हमारे हाथ में जो 23 जनवरी 2026 की सुबह का बुलेटिन है, वो इस सिस्टम के सफर का पूरा नक्शा पेश करता है। मतलब ये कहां से आया, कहां जाएगा और अपने रास्ते में क्या क्या करने वाला है। तो आज हम इसी कहानी का पीछा करेंगे। हम इसके सफर को ट्रैक करेंगे, पहाड़ों पर इसकी पहली दस्तक से लेकर मैदानों में इसकी हलचल तक, और फिर इसके गुजर जाने के बाद पीछे जो असर छूट जाता है उस तक। जी। ये सिर्फ एक वेदर रिपोर्ट नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे आसमान में हो रही एक हलचल जमीन पर लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। और कहानी की सबसे बड़ी शुरुआत हो रही है उत्तर पश्चिम भारत से। ये पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ बारिश, बर्फबारी, ओले और तेज हवाओं का एक पूरा पैकेज लेकर आया है। लेकिन इसके बाद जो होगा, यानी कोहरा, वो भी इसी कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। और इसी दौरान दक्षिण भारत में मौसम का एक बिल्कुल अलग ही ड्रामा चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ जो आ रहा है, ये असल में है क्या, और ये इतना खास क्यों है इस बार? देखिए, बुलेटिन में कुछ तकनीकी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे सुविकसित, निम्न दबाव क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ओके, जेट स्ट्रीम, ये शब्द हमने सुना तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये किसी पाइप की तरह है जो ऊपर आसमान से मौसम को धकेल रहा है? हाँ, आप कुछ ऐसा ही समझ सकती हैं। ये हवा की एक बहुत तेज नदी है जो धरती से कई किलोमीटर ऊपर बहती है। अच्छा, जब ये नदी इस कम दबाव वाले क्षेत्र के ऊपर से गुजरती है, तो वो उसे एक तरह का कह सकते हैं बूस्ट या धक्का देती है, जिससे ये तूफान और भी ज्यादा शक्तिशाली और ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सरल शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक सामान्य मौसमी हलचल नहीं है, बल्कि एक ताकतवर एनर्जी से भरा हुआ सिस्टम है। तो इसका मतलब ये सिर्फ छाता लेकर निकलने वाली बारिश नहीं है। हाँ। हम बात कर रहे हैं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं की, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती हैं। जी। ये तो इतनी तेज है कि कमजोर पेड़ की टहनियां टूट सकती हैं और होर्डिंग्स वगैरह भी उखड़ सकते हैं। ये मामला ज्यादा गंभीर लग रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। पश्चिमी यूपी और राजस्थान में भी गरज के साथ बौछारें और ओलावृष्टि की संभावना है। ओलावृष्टि, ये तो किसानों के लिए सबसे बड़ा डर होता है। मतलब फसलों को सीधा नुकसान। और बुलेटिन में जो नक्शा दिया गया है, उसमें उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों पर नारंगी रंग दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? नारंगी रंग का मतलब है तैयार रहें और कार्रवाई करें। बी प्रिपेयर्ड एंड टेक एक्शन। अच्छा। ये सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हालात बिगड़ सकते हैं और आपको पहले से तैयारी करनी होगी। ये प्रशासन और आम लोगों दोनों के लिए है। और ये हो भी रहा है जमीन पर। हाँ, ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है। पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो जम्मू में 5 सेंटीमीटर और अमृतसर में 2 सेंटीमीटर बारिश हो भी चुकी है। यानी ये सिस्टम अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। तो ये सिस्टम तेजी से आएगा, अपना असर दिखाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसके जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, आसमान साफ। यही तो कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा। ये पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर आता है। जब ये बारिश और बर्फबारी वाला सिस्टम गुजर जाता है और रात में आसमान साफ होता है, तो जमीन अपनी गर्मी बहुत तेजी से खोती है। और वो सारी नमी जो हवा में थी, वो अब ठंडी होकर घने कोहरे की चादर बनकर नीचे आ जाती है। अच्छा, तो ये कोहरा कोई अलग घटना नहीं, बल्कि उसी तूफान का एक साइड इफेक्ट है। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब एक मुसीबत के जाने के बाद दूसरी उसके पीछे पीछे चली आती है। एकदम सही। इसीलिए बुलेटिन में 24, 25 और 26 जनवरी के लिए घने कोहरे की चेतावनी है। अगले 3 दिन। हाँ, खासकर 25 और 26 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने से बहुत घने कोहरे का अनुमान है। ये वो कोहरा है जिसमें विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है। और कोहरे का असर सिर्फ हमारी सुबह की सैर पर नहीं पड़ता, इसके प्रभाव कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि कितने लोगों की ट्रेनें या फ्लाइट्स कैंसिल होंगी। बिल्कुल। कोहरे के मौसम में दिल्ली एयरपोर्ट पर घंटों बैठे रहना एक अलग ही अनुभव है। सही बात है। और बुलेटिन इसी बात पर रोशनी डालता है। इसका पहला असर है परिवहन और विमानन पर।
ट्रेनें लेट होंगी, फ्लाइट्स डाइवर्ट या कैंसिल होंगी और हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाएगी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ेगा। इसमें एक और पॉइंट है, बिजली क्षेत्र पर असर, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। एक मिनट, बिजली की लाइनें कोहरे से ट्रिप हो जाती हैं? ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ। ऐसा कैसे होता है? क्या नमी की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। जब बहुत घना कोहरा होता है तो हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। ये नमी हाई टेंशन तारों के इंसुलेटर्स पर जमा हो जाती है। हाँ। अगर उस इलाके में प्रदूषण भी है तो धूल के कण इस नमी के साथ मिलकर एक कंडक्टिव परत बना देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट या फ्लैश ओवर हो सकता है और लाइन ट्रिप हो जाती है। अरे वाह, इससे बिजली सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। कमाल है। और तीसरा और सबसे जरूरी असर, हमारी सेहत पर। हाँ, और खासकर शहरों में तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। कोहरा, धुएं और प्रदूषण के कणों को, जिन्हें हम PM 2.5 कहते हैं, अपने अंदर फंसा लेता है। जिसे हम स्मॉग कहते हैं। जी, स्मॉग। तो आप सिर्फ नमी में सांस नहीं ले रहे, बल्कि एक तरह के जहरीले कॉकटेल में सांस ले रहे होते हैं। इससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों की हालत बिगड़ सकती है और स्वस्थ लोगों को भी खांसी या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। तो सलाह सीधी है, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, यात्रा से पहले एयरलाइन या रेलवे से पता कर लें, और सेहत के लिए जितना हो सके घर के अंदर रहें। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं। अब ये तो हुई उत्तर भारत की कहानी। क्या पूरे देश में यही चल रहा है? और यही भारत का मौसम और भी फैसिनेट करने लगता है। जब उत्तर भारत कांप रहा होगा और कोहरे में लिपटा होगा, तब दक्षिण भारत की कहानी बिल्कुल अलग होगी। अच्छा। बुलेटिन के मुताबिक 25 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मतलब बिल्कुल उल्टा। हाँ, और 26 जनवरी को केरल और माहे में भी यही हाल रहेगा। ये तो अविश्वसनीय है। तापमान के आंकड़े तो इस फर्क को और भी साफ कर देते होंगे। बिल्कुल। 22 जनवरी के आंकड़े देखिए। देश में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया कोट्टायम, केरल में 35.2 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री। और उसी दिन मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान था अमृतसर, पंजाब में, सिर्फ 3.4 डिग्री सेल्सियस। 3.4 डिग्री। और उसी दिन केरल में 35 डिग्री से ऊपर। ये तो ऐसा है जैसे भारत में एक ही समय में दो अलग अलग मौसम चल रहे हों। एक तरफ लोग हीटर चला रहे हैं और दूसरी तरफ शायद एसी। सही कहा। ये विरोधाभासी भारत के मौसम की असली पहचान है। और तापमान का ये उतार चढ़ाव सिर्फ उत्तर और दक्षिण के बीच नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत में ही इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री और गिरेगा। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, उसके ठीक बाद अगले 4 दिनों में तापमान वापस 2 से 4 डिग्री पड़ जाएगा। ये एक रोलर कोस्टर की तरह है। ठीक है, तो हमने सिस्टम के आने की कहानी समझी, उसके असर को जाना और उसके पीछे छूट जाने वाले कोहरे को भी। लेकिन इन सब जानकारियों का असल मतलब क्या है? किसी आम इंसान के लिए या मान लीजिए एक किसान के लिए इसका क्या फायदा? यही इस बुलेटिन का सबसे जरूरी हिस्सा है, एग्रोमेट एडवाइजरी या कृषि मौसम सलाह। अच्छा। ये वो जगह है जहां डेटा एक्शन में बदलता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह लगती है। ये दिखाता है कि आईएमडी का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि ओले गिरेंगे, बल्कि उस किसान की भी सोचना है जिसकी फसल खेत में खड़ी है। एकदम। जैसे भारी बारिश और बर्फबारी के चेतावनी वाले इलाकों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब के किसानों को सलाह दी गई है कि वो गेहूं, सरसों और चने के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए नालियां तैयार रखें, ताकि फसल गले नहीं। हाँ, और पहाड़ों पर कहा गया है कि सेब के पेड़ों की डालियों से बर्फ को तुरंत झाड़ दें, वरना वजन से डालियां टूट सकती हैं। और ओलावृष्टि से बचने के लिए भी कुछ सलाह होगी। वो तो खड़ी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। हाँ, उसके लिए ओला जाल या हेल नेट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, खासकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के बागों और सब्जियों के खेतों के लिए। ये एक सीधा और बहुत प्रभावी उपाय है। इसी तरह तेज हवाओं से टमाटर या बेल वाली सब्जियों जैसी नाजुक फसलों को बचाने के लिए उन्हें डंडियों को सहारा देने को कहा गया है। और पशुओं के बारे में भी सोचा गया है। जी, सलाह दी गई है कि भारी बारिश और ओलावृष्टि के दौरान जानवरों को शेड के अंदर ही रखें और उन्हें ठंड से बचाने के लिए संतुलित आहार और सूखा चारा दें।
ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसी किसान की पूरी आजीविका बचा सकते हैं। क्या बात ये जानकारी को ज्ञान में और ज्ञान को कार्रवाई में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को संक्षिप्त में देखें, एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दाखिल होता है, अपने साथ बर्फ, बारिश, ओले और तेज हवाएं लाता है। जी हाँ। उसके गुजरने के बाद पीछे घना कोहरा छोड़ जाता है, जो यातायात से लेकर सेहत तक सब पर असर डालता है। और ठीक उसी समय दक्षिण भारत में मॉनसून जैसी बारिश हो रही होती है। बिल्कुल। ये वाकई में एक बहुत ही सक्रिय और विविध मौसम वाला सप्ताह है। इस पूरी जानकारी का सार एक शब्द में है, तैयारी। ये बुलेटिन आपको आने वाले कल के लिए तैयार करता है, चाहे आप एक किसान हो, एक यात्री हो या बस कोई आम नागरिक जो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहता है। सही। ये आपको बताता है कि मौसम का आप पर क्या असर हो सकता है और आप उससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस कहानी में एक और छोटा सा मोड़ है, एक तरह का एपिलॉग। बुलेटिन के आखिर में एक लाइन लिखी है, 26 जनवरी 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि मौसम का ये मिजाज शायद दोबारा लौट सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जनवरी के अंत में इस तरह की तीव्र मौसम की घटनाएं अब ज्यादा आम हो रही हैं? क्या इनके पैटर्न में कोई बदलाव आ रहा है? और कैसे हम मौसम के इस अल्पकालिक पूर्वानुमान को जलवायु के दीर्घकालिक डेटा के साथ जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।